नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बहुजन समाज पार्टी और मायावती, उनकी राजनीति को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी का ये आखिरी चुनाव था? आखिरी चुनाव से मेरा मतलब ये नहीं है कि पार्टी इसके बाद ख़त्म हो जाएगी और चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन चुनाव में वो लड़ने की स्थिति में है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक बात 2009 से लगातार कह रहा हूँ, बहुत से लोग नहीं मानते थे कि बहुजन समाज पार्टी 2007 में अपने पीक पर पहुँच गई। 2007 के बाद से आप देखें तो बहुजन समाज पार्टी सिर्फ नीचे गई है, कहीं ठहराव भी नहीं आया है, लगातार नीचे गई है। और इस चुनाव में तो वो एकदम से हाशिए पर पहुँच गई। उसका वोट शेयर भी गिरा और सीटें आज तक बहुजन समाज पार्टी के इतिहास में शायद इससे कम सीटें नहीं आई होंगी। 1984 में जब पार्टी बनी थी तब का मामला छोड़ दीजिए, लेकिन 1993 से जब से पार्टी जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में खुलकर सीधे आई है, उसके बाद से इतनी कम सीटें कभी नहीं आई। अब इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का, मायावती का ये हाल क्यों हुआ? तमाम जो भाजपा विरोधी लोग हैं, जो मायावती को पसंद नहीं करते, जो हर समय एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की खोज में रहते हैं, जो हर चीज़ में कहीं ना कहीं मोदी का षड्यंत्र देखते रहते हैं, वो लोग काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी पर, ख़ासतौर से मायावती और उनके परिवार पर केंद्र सरकार की सेंट्रल एजेंसियां शिकंजा कस रही हैं, उनका दबाव है, इसलिए मायावती ये चुनाव मजबूती से, ताकत से नहीं लड़ रही। अब आप देखिए, इससे बड़ा झूठ और कोई हो नहीं सकता है। इससे बड़ा जो है, बड़ी फर्जी बात जो है और कोई हो नहीं सकती है। सेंट्रल एजेंसियां भाजपा के कंट्रोल में और मोदी के कंट्रोल में 2014 से हैं। अगर हैं कंट्रोल में तो 2014 से हैं। बहुजन समाज पार्टी भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा आज तक बनी है तो वो है 2019 में, जब उसने समाजवादी पार्टी से समझौता करने का फैसला किया लोकसभा चुनाव में। जो मोदी का चुनाव था, जो केंद्र सरकार के लिए चुनाव था, जो लोकसभा का चुनाव था, जिसमें ये तय होना था कि भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार लौटेगी या नहीं। उस समय 2018 से माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नज़र आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसे लोग थे जिनका मानना था कि 220 से ज़्यादा सीट नहीं आने वाली है। उस समय अगर केंद्रीय एजेंसियों के जरिए मायावती को या किसी पार्टी के नेता को दबाया जा सकता है, उसको चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है या पूरी ताकत से चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, तो 2019 में किया होता मोदी ने। उस समय क्यों नहीं किया? क्या मोदी चाहते थे कि चुनाव हार जाए हम? क्या वो चाहते थे कि सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया कर दे? तो ये जो तर्क देने वाले हैं, उनके तर्क में कोई दम नहीं है, सिवाय ये कि मोदी के प्रति, भाजपा के प्रति उनकी जो नकारात्मक फीलिंग्स है उसका इजहार है। ये मायावती की जो स्थिति हुई है, बसपा की जो स्थिति हुई है, वो उनके अपने कर्मों के कारण हुई है। कांशीराम ने इस पार्टी को एक आइडियोलॉजिकल बेस दिया था, एक विचारधारा दी थी, और वो समाज सुधार की विचारधारा थी। उन्होंने एक जो है सामाजिक गठबंधन बनाने की कोशिश की, जिसमें दलित, पिछड़ा और आदिवासी, और जहाँ मिल सके, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मुसलमान, ये उनका सोशल कॉम्बिनेशन था। इसमें सवर्ण कहीं नहीं था। उनके जो पहले के नारे थे तिलक तराजू वाले, वो तो थे ही। कांशीराम हर जनसभा में लोगों को, अपने लोगों को समझाने के लिए एक उदाहरण देते थे, जेब से पेन निकालते थे और वो कहते थे कि देखो ये है समाज की रचना, यहाँ पर ब्राह्मण है और यहाँ पर तुम हो, तुम्हें करना क्या है, इसको ऐसे कर देना है, यहाँ तुम रहो, ब्राह्मण यहाँ रहे। ये इस विचारधारा के आधार पर उन्होंने कैडर खड़ा किया। विचारधारा के आधार पर काम करने वाले पूर्णकालिक कार्यकर्ता खड़े किए, नेता खड़े किए, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया इस विचारधारा के लिए। कांशीराम के बीमार होने और उसके बाद उनके निधन के बाद मायावती ने एक एक करके जो इस विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे,
जिन्होंने इस विचारधारा के लिए अपना जीवन खपाया, उन सब को एक तरह से अपमानित करके बाहर का रास्ता दिखाया। वो एक एक करके सबको बाहर निकालती गई। उससे पहले 2007 से पहले वो 3 बार थोड़े थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री बनी। उनके मुख्यमंत्री बनने का एक फ़ायदा दलितों को हुआ कि उनकी सुनवाई होने लगी शासन तंत्र में, उनको एक एम्पावरमेंट की फीलिंग हुई। उसकी वजह थी 2007 में उनकी जीत। उनकी जीत की वजह थी ब्राह्मण समुदाय उनके साथ आया। सतीश मिश्रा का उनसे जुड़ना उनको 2000 में पूर्ण बहुमत दिलाने में कामयाब तो हुआ, लेकिन उनके पतन का कारण भी है। वो दिन और आज का दिन बहुजन समाज पार्टी नीचे गई है और नीचे ही जाएगी। मानकर चलिए कि बहुत जल्दी बहुजन समाज पार्टी फिर से खड़ी होने वाली नहीं है, कि बहुजन समाज पार्टी की पहचान मायावती और सतीश मिश्रा बन गए। जो पार्टी सवर्णों के खिलाफ, इस जाति व्यवस्था के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ खड़ी की गई थी, वो वहीं खड़ी है जहां दूसरी पार्टियां हैं। पारंपरिक रूप से जो सवर्णों की पार्टियां कही जाती हैं या जो सवर्णों को साथ लेकर चलने वाली पार्टियां हैं। तो 2007 में जब नारा दिया मायावती ने बहुजन समाज से सर्व समाज का, उसी दिन बहुजन समाज पार्टी का अंतिम संस्कार हो गया। पार्टी सत्ता में आ गई। सत्ता में रहते हुए ये स्थिति फिर भी बचाई और बदली जा सकती थी अगर 5 साल लगातार सत्ता में रहने पर मायावती ने कोई एक ऐसा उदाहरण, एक ऐसा मॉडल पेश किया होता जो पूरे देश में कहा जाता कि ये देखिए, एक दलित मुख्यमंत्री ने ये करके दिखाया है, अपने समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, वंचित वर्ग के लिए ये काम करके दिखाया है जो पूरे देश के लिए एक तरह से उदाहरण बने। ऐसा उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो अपने 5 साल के कार्यकाल में जानी गई तो इस बात के लिए कि मूर्तियां बनवाने के लिए, नोटों की माला पहनने के लिए, अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाने और जन्मदिन पर कितना ज़्यादा भेंट पैसों की उनको चढ़ती है, इसके लिए, इन सब के लिए उनका कार्यकाल 5 साल का जाना जाता है। और इन्हीं में ये मूर्तियों के चक्कर में वो घोटाले में फंसी। इन्हीं मूर्तियों के कारण उनकी बदनामी हुई और उनको कहना पड़ा इस चुनाव से पहले कि अब सत्ता में आई तो मूर्तियां नहीं बनवाऊंगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब वो स्थिति बदली नहीं जा सकती, वो स्थिति बहाल नहीं की जा सकती। तो जो पार्टी एक नए सामाजिक समीकरण को लेकर चली थी, उसमें सवर्णों के आते ही, खास तौर से ब्राह्मण समाज के आने की बहुत चर्चा हुई। जितने आए उससे ज़्यादा की चर्चा हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि जो अति पिछड़ा था वो बिदक गया। वो जो उनकी माला पहनने की फ़ोटो देखने लगा, उनके चप्पल कहाँ से आ रहे हैं, कितने चप्पल हैं, कितने 100 हैं और ड्रेस कहाँ से आती है, ये सब सुनकर उनको लगा कि इनमें और जो पुरानी सवर्णवादी पार्टियां थी उनमें कोई फ़र्क नहीं है। वो इसके लिए नहीं आए थे यहाँ, और जिसके लिए आए थे वो कहीं उनको नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए पहले अति पिछड़े गए। 2012 में ब्राह्मण चला गया, सरकार चली गई, अति पिछड़ा चला गया, और उसके बाद जो है दलितों का, गैर जाटव दलितों का जाना शुरू हुआ 2014 से। बीजेपी ने जो अपना सामाजिक समीकरण बनाया उसमें 2014 में उसमें गैर यादव पिछड़ा, गैर जाटव दलित और इसके अलावा सवर्ण पहले से उसके साथ थे। ये जो कॉम्बिनेशन बनाया, ये अजेय कॉम्बिनेशन हो गया है। बीजेपी को पता था कि उसको मुसलमानों के वोट कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए उसका ज़्यादा प्रयास भी नहीं किया। लेकिन ऐसा कोई काम बीजेपी ने 2014 से 2022 तक, 5 साल उत्तर प्रदेश में सरकार रही, अन्य राज्यों में सरकार है, केंद्र में 8 साल से सरकार है, कोई ऐसा काम नहीं किया कि कोई छोड़ दीजिए, कोई मुसलमान खड़ा होकर कहे कि इस सरकार ने हमारे साथ ये भेदभाव किया, इस सरकारी योजना से हमको वंचित रखा क्योंकि हम मुसलमान थे। एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को वोट नहीं मिलता और नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसके सामने जो बचा हुआ 80% का जो कहे कि हिस्सा है, उसी में से वोट जुटाना था। उसमें से भी 9-10% यादव निकल जाता है। हालांकि यादवों में मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद
एक पुनर्विचार निश्चित रूप से होगा, पूरे यादव समाज में नहीं लेकिन उसके एक वर्ग में, कि समाजवादी पार्टी के साथ रहकर उनको मिल क्या रहा है, उस समाजवादी पार्टी के साथ और अखिलेश यादव के साथ वो कितनी दूर तक चलेंगे, कितनी दूर तक चल सकते हैं। लेकिन बात अभी बहुजन समाज पार्टी की। तो बहुजन समाज पार्टी ने और मायावती ने जो ये कांशीराम का बनाया हुआ विचारधारात्मक संगठन था उसको तोड़ दिया और नया कोई संगठन बना नहीं पाई। आज स्थिति ये है कि जो बसपा का संगठन है वो चुनाव अभियान चलाने में सक्षम है ही नहीं, इसलिए कहीं बीएसपी नज़र नहीं आई इस चुनाव में। जो बचा खुचा उसका आधार है वो गैर जाटव अभी तक उसके साथ है, इसलिए है गैर जाटव। उसके अलावा जो उम्मीदवार की जाति होती है और थोड़ा बहुत और समर्थन मिलता है, उसकी वजह से इतना वोट अभी बचा हुआ है, वो भी अगले चुनाव तक बचा रहेगा, इसमें शंका है। क्योंकि गैर जाटवों में भी ये सोच शुरू हो गई है कि मायावती या बहुजन समाज पार्टी अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं है जिसका सपना उन्हें कांशीराम ने दिखाया था। ये कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी नहीं है। पार्टी में दलितों का कोई दूसरी कतार का नेता नहीं बना। आज स्थिति ये है कि पूरे देश में संगठन खड़ा हो सकता था बहुजन समाज पार्टी का, वो मायावती ने बनने नहीं दिया। एक भी ऐसा नेता नहीं है दलित नेता जो आइडियोलॉजी की बात कह सके। मायावती का चुनाव प्रचार का ढंग जो है, जब से उन्होंने राजनीति की तब से अब तक जो है भाषण पढ़कर बोलने की, पब्लिक मीटिंग में पढ़कर भाषण बोलने वाला नेता कभी प्रभावित उत्साहित नहीं करता अपने कार्यकर्ता को। वो कार्यकर्ताओं में उस तरह का जोश भर ही नहीं सकता है जिस तरह से एक एक्सटेम्पोर बोलने वाला होता है, क्योंकि भावनाओं का उद्वेग नहीं होगा। अगर आपकी आवाज़ में आरोह अवरोह उतार चढ़ाव नहीं होगा तो फिर आपकी बात जो है लोगों तक पहुंचती नहीं। तो इसलिए मायावती का और बहुजन समाज पार्टी का फिर से उठकर खड़ा होना संभव नज़र नहीं आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी के साथ और मायावती के साथ सतीश मिश्रा का होना बहुजन समाज पार्टी के सबसे ज़्यादा खिलाफ गया है। लोगों में यह धारणा बन गई कि मायावती वही करती हैं जो सतीश मिश्रा उनको सुझाव देते हैं, उन्हीं के कहे पे चलती हैं, उनके अनुसार पार्टी चलती है। और इस चुनाव में भी जब ये दिखाई देने लगा कि दलित समाज आपसे छिटक गया है, खास तौर से गैर जाटव दलित, अति पिछड़ा, उसके बाद भी चुनाव अभियान की शुरुआत किससे हुई? प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से। मतलब मायावती को ये समझ में ही नहीं आया कि उनकी कश्ती जो है कहाँ डूबी है और किन कारणों से डूबी है। तो जब तक आपको अपनी गलती समझ में नहीं आएगी, अपनी कमज़ोरी समझ में नहीं आएगी, तब तक आप उसका निराकरण नहीं कर सकते। अब कोशिश हो रही है लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वो लोग जो विचारधारा से कांशीराम के कारण जुड़े थे, ख़ास तौर से ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े थे, उन सब का मोह भंग हो चुका है। और अगले चुनाव में अगर गैर जाटव दलितों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ चला जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मायावती के लिए अब जो है नए सिरे से खड़ा करने के लिए भी कुछ नहीं है संसाधन, कोई ह्यूमन रिसोर्स बचा नहीं है, क्योंकि उन लोगों को जो विचारधारा के कारण आए थे उनको भरोसा नहीं है कि मायावती में वो विचारधारा की आग है, वो आँच है, या वो विचारधारा पर उनकी चलने की इच्छा है, उनकी नीयत है। ये लोगों को नहीं लगता। उनको लगता है कि इनको केवल सत्ता चाहिए, किसी तरह से सत्ता चाहिए। वो बीजेपी के साथ जाके मिले, वो समाजवादी पार्टी के साथ जाके मिले, वो हर हाल में ये सत्ता चाहती हैं। तो इसलिए मायावती के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति के कम से कम सत्ता की राजनीति के दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।